चलो जी, करें फिर हम अपना कौन सा थर्ड यूनिट की रिवीजन स्टार्ट। चलो जी, आओ। और ये ले रखिए उसमें। वो पैसे लेते हैं। चलो, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, सबसे पहले इसमें हमने क्या पढ़ना है? ठीक है, ये देखो, ये था क्वेश्चन, ये लिखा हुआ था आपने। एलएलपी का पूछा था, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आंसर घुसा दिया था इस। ठीक है, एक तो इसमें क्या था, हमने सेक्शन 10 किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला हुआ था स्टार्टिंग के इंट्रो देखो एक बार, कि कौन कौन से लोग केपेबल हैं करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, और कौन से लोग केपेबल नहीं है। ठीक है, आपने ये आंसर एलएलपी वाले एक्ट में घुसाया हुआ था। ये अलग है, उधर अलग था आंसर हमारा। उधर अनसाउंड माइंड कह रही हूँ, और दूसरा इंसॉल्वेंट के दो पॉइंट्स थे, मैंने लिखा सबके आंसर्स में लिखा है मैंने ये पॉइंट्स। फ्री कंसेंट का क्या मतलब है, लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट, कौन से वाले वॉइड नहीं माने जाते, ये चीजें पढ़नी है। ठीक है जी, कहते एक तो पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट, और कुछ वॉइड नहीं डिक्लेयर किए जाएंगे, ये पढ़नी है चीजें। तो सबसे पहले हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन है लायक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के, ये सही लिखा था आपने, पर क्वेश्चन गलत क्वेश्चन का आपने वो ये आंसर दिया था। वहां पे एलएलपी एक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो, घुसाना नहीं इधर उधर एक्ट्स के आंसर। हाँ, क्या? हम्म, एलएलपी का था ना एलएलपी में वो। देखा था पर वहाँ पे मिला नहीं ऐसा कुछ एलिजिबिलिटी से। नहीं नहीं, आप अच्छे से देखना, वो स्टार्टिंग में ही है, मैंने आंसर भी लिखा हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग में लिखा है कि कौन नहीं है एलिजिबल। ठीक है, उसमें अनसाउंड माइंड का था, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एजुकेटेड टू बी इंसॉल्वेंट, वो वाला पोर्शन देख। ठीक है, चल। हु इज कॉम, और मैंने सोल्यूशंस भी भेज दिए हैं, वैसे अगर आपको किसी को मैच करने हैं आप वो भी कर सकते हो। कुछ जैसे क्वेश्चन, एक तो सारे टेस्ट पेपर भी भेज दिए आपको विद सोल्यूशंस। आपको क्वेश्चन बैंक भी दे दिए थे मैंने। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस भी आप नजर मार सकते हो, आओ जरा। तो कौन है लायक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के, मेजर, मेजोरिटी, साउंड माइंड, और जो किसी भी लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। अच्छा, मेजोरिटी की एज क्या होती है, मतलब 18 साल से, हाँ जी बोलो, ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स एज। 18 साल है उससे ज्यादा वाले बच्चे को क्या बोल देते हैं, वो मेजर है, वो है कॉम्पिटेंट। और कौन सा एक्ट है इसका, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। अब कहते, अगर आप कोई एग्रीमेंट माइनर के साथ करते हो तो उसका क्या असर होता है उस एग्रीमेंट का। कहते जो भी आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो डेट इज वॉइड अब इश्यू, मतलब शुरू से क्या होता है, वो वॉइड होता है, वैलिड नहीं होता, नॉट लीगल। फिर आगे देखो हमने क्या कहते, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, रेटिफिकेशन का मतलब बताना। दोबारा रेटि बनाना, दोबारा करना। चेंजेस करना। वो रेक्टिफिकेशन होता है, चेंजेस। रेटिफिकेशन क्या था, इतनी बार किया था क्लास में, कि कोई चीज आपने पहले कर ली बिना किसी की अप्रूवल या परमिशन लेके, आप बाद में अप्रूवल ले रहे हो, कंफर्मेशन ले रहे हो। अब देखो, जब आप माइनर थे ना, आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए, ठीक है, जो कि वैलिड नहीं थे, है ना, जो हमने देखा था। आपने क्या कर रहे हो, आप कहते हो अब मैं 18 साल का हो गया, अब मैं क्या करवा लूं, रेक्टिफाई करवा लेता हूँ, मतलब कंफर्म करवा लेता हूँ, मतलब उसको वैलिड, मतलब पहले इनवैलिड थे। क्या आप मेजर बनने पे वैलिड डिक्लेयर करवा सकते हो वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, बताना जरा, बोलो। नो मैम। नहीं, एक बार दाग लग गया ना इनवैलिड का, इनवैलिड ही रहे। तो आप वो 18 प्लस होकर भी नहीं उसको वैलिड डिक्लेयर कर सकते। और क्या लिखे यहाँ पे, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने किया था ना पार्टनरशिप एक्ट में, माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, पार्टनरशिप सच। तो यहाँ पे यस सर। फायदे पहुंचाने के लिए उसको माइनर को रख सकते हैं, और किसी कारणवश उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। और क्या लिखे है, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। प्लीड मतलब रोना, प्लीड करना,
है ना, मतलब अगर कुछ ना केस कुछ हो जाता है और ना फिर ये बोल सकता है कि भाई मैं तो माइनर हूँ, मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, इनवैलिड है, नॉट लीगल। तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है तो उसका कोई मतलब कानूनी तौर पे उसका कोई लीगल असर ही नहीं है। तो ये क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचाने के लिए बोल सकते हैं कि भाई मैं तो माइनर हूँ, तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आगे क्या लिखे, लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, इसका हमने क्वेश्चन भी किया था, नेसेसरीज। भाई यहाँ पर क्या किया था, लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज में, अगर कोई नेसेसिटी वाली चीज है जो जरूरत की चीज है माइनर को, अगर वो खरीदता है तो उसके प्रति उसकी लाइबिलिटी होगी। ये देखो क्या कंडीशंस की थी हमने यहाँ पर, कहते ये सामान उसके लिए बड़ा जरूरी है उसकी लाइफ के लिए, और उसके पास ना उसकी ज्यादा सप्लाई भी नहीं है, उसके पास ज्यादा वो चीजें है भी नहीं। ठीक है, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, फ्यूनरल सेरेमनीज, है ना, ये चीजें से रिलेटेड। हमने एक वो लैपटॉप वाली चीज की थी, आजकल लैपटॉप कितना जरूरी है पढ़ाई के लिए, है ना, एग्जाम्पल किया था ना हमने वो। तो फिर यहाँ पर इसकी खुद की लाइबिलिटी रहेगी, माइनर की पर्सनल लाइबिलिटी कोई नहीं रहती। ठीक है, ये अपनी प्रॉपर्टी में से, ये देखो ये वाला हमने किया था लैपटॉप वाला, इसके एसेट से रिकवरेबल हुई, पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती माइनस के, एसेट से रिकवरेबल हो जाए। यहाँ पे नो पर्सनल लाइबिलिटी, ओनली इज प्रॉपर्टी इज लाइफ। ठीक है, ये किया था। कहते कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन हाउ फार एनफोर्सिएबल, जैसे स्कूल में ना लिखा होता था पेरेंट सिग्नेचर गार्डियन, मतलब जो उसको माइनर को संभाल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कुछ किया गया है गार्डियन के द्वारा किसके फायदे के लिए, माइनर के फायदे के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो जाएंगे, फिर वो वैलिड माने जाएंगे। कहते हैं अगर किसी बड़े बंदे ने कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और किसके फायदे के लिए, माइनर के लिए, तो वो वैलिड है। हाँ जी बोलो जी बच्चों, समझ आया। यस मैम। यस मैम। और इधर कहते हैं आगे, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, माइनर के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो तो वो तो वैसे ही void है, आप उसको बोल ही नहीं सकते कि तुझे ये करना पड़ेगा, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है जी, और यहाँ पर कहते हैं कि माइनर को कभी हम डिक्लेयर ही नहीं कर सकते कि उसका दिवाला निकल गया, क्योंकि भाई वो केपेबल ही नहीं है, लायक ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, तो उसको हम इंसॉल्वेंट भी क्यों डिक्लेयर करें। ठीक है, और उसकी कभी कोई पर्सनल लाइबिलिटी होती भी नहीं है, वो उसकी प्रॉपर्टी से लिया जा सकता है, वो भी नेसेसरीज वाली चीज जो हमने देखी थी। पार्टनरशिप, ये पार्टनर बन ही नहीं सकता, ये हमने पहले देख लिया। और माइनर एजेंट जरूर बन सकता है, पर ये लाइबल नहीं होगा अपने प्रिंसिपल को, जो भी काम करेगा। ठीक है, इसकी लाइबिलिटी कोई नहीं होगी, कहते हैं मुझे एजेंट बनाना बना लो, पर मेरी लाइबिलिटी कोई नहीं, पर्सनल लाइबिलिटी कोई नहीं है इसकी। ठीक है जी, आगे क्या लिखा है, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन। अच्छा, अगर कोई बच्चा जाए मार्केट में कि मुझे ये टॉयज लेने हैं, कुछ लेने हैं, लेकर आ जाए, फिर दुकानदार तो उसके पेरेंट्स से मांगेगा ना। पर यहाँ पे देखो क्या है, लॉ कहता माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन। कहते माइनर ने कोई सामान खरीदा है तो उसके पेरेंट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये देखो लॉ ने ये लिखा है, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ और ही होती है चीजें, है ना, तो वो पेरेंट्स लायबल हो जाते हैं, कुछ बच्चा सामान खरीदता है। तो कहते हैं माइनर की हरकतों के लिए, ठीक है, हम पेरेंट्स या गार्डियन को नहीं लायबल ठहरा सकते, ये लिखा। आगे कहते हैं जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट। हाँ जी, कहते हैं एक बड़ा बच्चा है एक छोटा बच्चा, एक 18 से कम है एक 18 का हो गया, मतलब मेजर और माइनर क्या कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं वो वैलिड होगा या नहीं होगा। आपने अगर कुछ क्लेम क्लूम करना है, किससे क्लेम करोगे, मेजर से या माइनर से, बोलो जी। मेजर से। मेजर से, सिंपल है बिल्कुल चीजें। फिर आगे श्योरिटी या गारंटर फॉर अ माइनर। ठीक है, कहते हैं अगर कोई बड़ा बच्चा मतलब अडल्ट क्या बन जाता है, स्टैंड एज श्योरिटी फॉर माइनर। ठीक है, मतलब तीसरी पार्टी के आगे ना ये बोल देता है कि मैं गारंटी ले रहा हूँ इसकी, आप टेंशन ना लो, सामान दो। कि तीसरी पार्टी ने भाई वो जो उसने गारंटी दी, श्योरिटी थी, उसके बेस पे सामान दे दिया, अब तीसरी पार्टी वो किससे पैसे मांगेगी, किससे मांगेगी, वो अडल्ट से ही मांगेगी फिर पैसे, जिसने श्योरिटी दी। ठीक है, ये चीज है। माइनर एज शेयर होल्डर,
भाई माइनर के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो इनकॉम्पिटेंट है। ठीक है जी। और भाई ना ही वो शेयर वगैरह ले सकते कंपनी के। अगर उसने ले लिए और अगर बाई चांस वो मेंबर बन जाता है, तो क्या करेगी कंपनी? कैंसिल कर देगी वो वाली ट्रांजेक्शन और उसका नाम रजिस्टर से हटा देगी। हाँ जी, समझ आ गया। कहते डायरेक्टली वो किसी भी कंपनी के शेयर्स में पैसा नहीं लगा सकती, अगर लगा दिया उसका नाम हटा दिया जाएगा। हाँ, गार्डियन के, मतलब गार्डियन के बिहाफ पे वो कर सकती है, मतलब गार्डियन उसके ना बिहाफ पे, माइनर के बिहाफ पे लगा सकता है पैसे, पर माइनर डायरेक्टली नहीं कर सकता। हाँ जी, समझ आया। यस मैम। और लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स मतलब गलत मलत काम। भाई अगर यहाँ पर आपको कुछ ये जो माइनर है, इसको इतने फेवर दे ही जा रहे हैं, फायदे दे ही जा रहे हैं आप। भाई कहते हैं अगर इसने कुछ गलत मलत काम कर दिया, ठीक है, जो कि सख्त गलत है बिल्कुल, भाई उसकी जिम्मेदारी उसको लेनी पड़ेगी। चलते चलते, है ना, या आते जाते, या जानबूझ के किसी को मार दिया या कुछ कर दिया, है ना, कुछ ऐसे गलत काम कर रहे हो, तो फिर आपकी लाइबिलिटी रहेगी, फिर नहीं आप बच सकते ये किया था। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया हमारा। ये क्या किया हमने कि माइनर के साथ वैसे तो हम कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स कर नहीं सकते, क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, पर फिर भी हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कर लिए यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट। पहला कौन था? माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। दूसरा हमने कहा साउंड माइंड का होना चाहिए। कहते हैं अगर कोई बंदा, वैसे तो ज्यादातर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, पर कभी कभी ठीक रहती, तो कब कौन सी हालत में कर सकता है अपना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर? जब उसकी हालत ठीक। और इसी का वाइस वर्सा, अगर ज्यादातर बंदा ठीक रहता है पर कभी कभी उसका दिमागी हालत ठीक नहीं रहती, तो फिर उसको उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होना चाहिए जब उसकी दिमागी हालत ठीक। मतलब इन शॉर्ट इसका कंक्लूजन निकालना है, भाई जिस टाइम पे आपका दिमागी हालत ठीक है तभी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो। सिंपल। हाँ जी, समझ आ रहा है? बोलो जी बोलो। यस मैम। अब तीसरा पॉइंट क्या था? कौन था एलिजिबल? जो कि क्वालिफाइड बाय लॉ है, ना कि डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। ऐसे कौन से लोग हैं जो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर नहीं हो सकते, वॉइड होंगे एग्रीमेंट। जैसे फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, आपको पता है कौन होते हैं फॉरेन एम्बेसडर्स, सॉवरेन्स? जैसे कुछ बाहर की कंट्री के लोग इधर आते हैं अपने देश को रिप्रेजेंट करने, तो कहते हैं उनके साथ मत करो कॉन्ट्रैक्ट। एलियन एनिमी, जिनके साथ हमारा लड़ाई झगड़ा है, दुश्मन है, कॉपरेशन, कॉन्विक्ट्स, गुनेगारों के साथ मत करो, जिसका दिवाला निकल गया उनके साथ मत करो। तो डिस्क्वालिफाइड लोगों के साथ मत करो, उनके साथ करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों होंगे, वॉइड। हाँ जी बच्चों, ये एक हिस्सा समझ आ गया आपका कि कौन से यस लोग क्या मैम। है, कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने। तो ये तीनों पढ़े और इसके बारे में डिटेल में समझा। अब हम आगे चलते हैं, अभी अगले टॉपिक पे, वो क्या है, फ्री कंसेंट। एक तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए बंदा, ठीक है, जो ऊपर पढ़ा हो, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का क्या मतलब होता है? फ्री कंसेंट का मतलब बोलो। नॉर्मल कंसेंट का मतलब होता है सहमति। मतलब जब सारे के सारे लोग, ठीक है, क्या करते हैं, अग्री करते हैं एक सेम चीज पे सेम तरह से। ठीक है, कंसेंट क्या होता है, सहमति। जब सबकी सहमति है एक सेम टॉपिक पे, सेम तरह से सबकी सहमति है, उसको क्या बोला जाता है, कंसेंट। और फ्री कंसेंट मतलब जोर जबरदस्ती से नहीं, आपने मनवाई चीज अपनी मर्जी से की। ठीक है जी। तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज के बीच में, फ्री कंसेंट नहीं है तो वो चीज नहीं पड़ेगी आगे। और फिर हमने क्या किए थे, ये देखो, कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये पॉइंट्स पढ़ने हैं अब हम। कहते हैं अगर आपने सहमति ली है, कैसे, इनमें से किसी भी तरह से आपने सहमति ली है दूसरी पार्टी, ठीक है, तो वो चीज गलत होगी। ठीक है, ये वाले केसेस में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल हो जाए। पता है वॉइडेबल का मतलब यस मैम। क्या था, यस मैम। वॉइडेबल? हम्म। जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल या रख सकती है। बिल्कुल एग्री एक पार्टी के हाँ, थ्रू। हाँ,
जिसका नुकसान हुआ है ना उसके पास एक हक आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे या कैंसिल करने, कैंसिल भी कर सकती है, डैमेजेस क्लेम कर सकती है साथ। ठीक है जी, तो कहते हैं ये वाले केसेस में वॉइडेबल है, ये मिस्टेक वाले में वॉइड है। ठीक है जी, आओ जरा आप एक एक करके समझे। ये जो हमारे क्या है, इनके बिना अगर होगी कंसेंट तो फ्री होगी, इनके साथ होगी तो फ्री कंसेंट नहीं होगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कोएर्जन। कोएर्जन को सिंपली अगर देखें तो मतलब धमका के, है ना, डरा के, कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना चाह रहे हो, अपना फायदा देखना चाह रहे हो, है ना, तो उसको फिर हम वॉइडेबल बोलेंगे। जिसका नुकसान हुआ है उसकी मर्जी होगी आगे बढ़ना है या वहीं रोक देना है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, ये वाले कानून में जो चीजें लिख रखी है आपने वो हरकतें की, मतलब डराने धमकाने की कोशिश की आपने, या आपने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी ले लूंगा, छीन लूंगा, उठा के ले जाऊंगा ये चीजें। ठीक है, ये सब आप इसलिए करो क्योंकि आपकी इंटेंशन क्या है, अग्रीमेंट में एंटर होने की, अग्रीमेंट में एंटर होना चाहते हो आप। ये चीज हो गया। अब इसका असर क्या हो जाएगा, ठीक है भाई, ये वॉइडेबल हो जाएगा, जिसकी कंसेंट है उसकी मर्जी से नहीं लेगी, और जिस पार्टी को जो फायदा होगा वो वापस लौटाएगी भाई। ठीक है, जैसे हमने किया था कि इंडियन पिनल कोड ने ऐसे कौन से एक्ट्स बोले हैं जो कि नहीं करने चाहिए, अगर करोगे तो वॉइडेबल हो। थ्रेट टू कमिट सुसाइड, अगर आपने कहा कि मैं जान दे दूंगी, या गन पॉइंट पे रख लिया, जान दे दूंगी मैं, है ना, ये कर दे फटाफट, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूं, तो ये चीजें नहीं करनी, वॉइडेबल हो जाए। फिर उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये था क्वेश्चन में आया। अगर कोई अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं टीचर हूँ आप स्टूडेंट हो, अगर मैं कुछ आपको कहूँ आप बच्चे मान जाओगे, तो वो क्या होगा कि अगर मैं कुछ अपने फायदे के लिए आपसे कुछ करवा रही हूँ, अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रही हूँ, तो दैट मीन्स अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ये चीज बड़ी गलत हो जाएगी। तो इस केस में भी भाई जिस पार्टी का नुकसान हुआ है वॉइडेबल हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों। यस मैम। Yes, ma'am. और यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स बोल दिया, इंग्रेडिएंट्स बोल दिया अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक तरह से कोई नियर रिलेशन होना चाहिए कुछ ना, तभी एक वो पोजीशन आती है ना, और आप डोमिनेट कर पाओ, उसके ऊपर कंट्रोल कर पाओ। ठीक है, और कहते हैं कि नीचे दी हुई चीजों में हम मानते हैं कि एक वो पोजीशन थी डोमिनेट वाली, रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। अब जैसे डॉक्टर और पेशेंट होता है, ठीक है, और बॉस और सर्वेंट होता है, एक उसमें सीधी सीधी एक अथॉरिटी होती है, पावर होती है, कि बॉस और सर्वेंट में से बॉस के पास पावर होगी, डॉक्टर और पेशेंट में से डॉक्टर के पास पावर होगी, है ना, वो कुछ भी कर सकता है जो पेशेंट के लिए सही हो, है ना, गाइड कर रहा हो वैसे करना पड़ेगा। फिड्यूशरी रिलेशनशिप, जहां पे रिश्ता ऐसा है ट्रस्ट वाला, मॉनेटरी टर्म्स में डील करने वाला, ठीक है जी, तो वहां पर भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ ये क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अच्छा, मेंटल डिस्ट्रेस, मेंटल डिस्ट्रेस मतलब अगर किसी की ऑलरेडी ना दिमागी हालत ठीक नहीं है, या स्ट्रेस में है, या कोई भी चीज है, और अगर हम उस दौरान उसको कुछ कह रहे हैं, तो सीधा सीधा हम ये क्या करें, हम गलत करें, ना इंसाफी कर रहे हैं, ये तो अनड्यू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं कौन सी चीजों में बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ नजर आता है कि ये क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस, जैसे अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, फिड्यूशरी ऐसा रिश्ता है आपका, ठीक है, ट्रस्ट वाला, मॉनेटरी टर्म्स में डील करने वाला, मेंटल डिस्ट्रेस देख लिया, फिर अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स, ठीक है, आपने बड़ी अनफेयर, अनकॉन्शनेबल मतलब बार्गेन्स जो आप करो बड़ी अनफेयर है, ना इंसाफी वाली, बड़ी ना बार्गेनिंग टाइप कर रहे हो, आप डील कर रहे हो दूसरे बंदों के साथ, अपनी पोजीशन का फायदा उठा के ऐसे कर रहे हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, हाँ जी, क्या हो जाएगा, जिसका नुकसान हुए वॉइडेबल हो जाए। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, अपनी पोजीशन का फायदा उठाने के लिए क्यों करे थे ये काम, क्योंकि आपको फायदा चाहिए था। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, अगर एक पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं करना कॉन्ट्रैक्ट,
तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि दूसरी पार्टी ने क्या किया है, अपनी पोजीशन का फायदा उठा के, गलत फायदा उठा के हमारे ऊपर वो चीज थोपने की कोशिश की है। डोमिनेट हिज विल, पोजीशन टू obtain his consent, अनफेयर, अनकॉन्शनेबल। ठीक है, तो ये जिस पार्टी ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, मतलब अग्रीव्ड पार्टी, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि सामने वाले बंदे ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा के, ठीक है, मेरे से क्या लेनी चाहिए, मेरी कंसेंट, सहमति लेनी चाहिए। ट्रांजेक्शन बड़े अनफेयर थे और वो मेरे ऊपर कंट्रोल करना चाहा, डोमिनेट करना। और ये हमने देख लिया, इसका असर क्या होगा, वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, जिसका नुकसान हुआ है वो या तो कंटिन्यू कर ले या कैंसिल कर देगी कॉन्ट्रैक्ट और अपने डैमेजेस वगैरह क्लेम कर ले। हाँ जी, समझ आ गया आपको? हाँ जी बोलो। यस यस तो मैम। पहला पहला कोerजन किया था, जोर जबरदस्ती, धमका के, डरा के, बोल के कि मैं तो जान ले लूंगी, अपनी सुसाइड कर लूंगी, यहाँ नीचे कूद जाऊंगी, या गन पॉइंट पे। दूसरा क्या था, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा करना। अब तीसरा क्या कर रहे हैं, फ्रॉड। यहाँ पर फ्रॉड मतलब हेरा फेरी, जानबूझ के कुछ गलत मतलब हम बता रहे हैं, कुछ हमने सजेस्ट किया, कुछ बताया जो चीज ट्रू नहीं थी, और उसको पता था ये चीज सही नहीं है, उसने ये चीजें जानबूझ के छुपाई। ठीक है, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, या कोई प्रॉमिस कर दिया बिना उनकी मंशा के कि करना है हम, और वो इसलिए किया था हम अगले बंदे का नुकसान पहुंचाना चाह रहे, तो इसको बोलते हैं फ्रॉड। जब जानबूझ के आपको पता है वो चीज झूठ है, आप तब भी उसको सच की तरह दिखाना चाह रहे हो, छुपा रहे हो लोगों से ताकि लोगों का नुकसान हो सके, इसको बोलते हैं फ्रॉड। हाँ जी, अब इसमें हमने क्या बोला था, whether following are essential elements of the fraud, there must be representation or assertion and it must be false। कहते जो चीज आप बता रही हो या रख रहे हो सामने, तो वो ना झूठी है, आप दिखा ऐसे रहे हो कि सच है, उसको बोलते हैं फ्रॉड, हेरा फेरी। कहते साइलेंस को, चुप्पी को क्या बोला जाएगा, फ्रॉड या ना? हाँ जी बताओ, साइलेंस नो को बोला जाएगा फ्रॉड? कहते वैसे तो नहीं बोला जाएगा, साइलेंस को, चुप्पी को फ्रॉड नहीं बोला जाएगा, पर कौन से केस में बोला जाएगा वो दी हुई है नीचे की सिचुएशन। कहते जब आपको बोलना चाहिए था पर आप बोले ही नहीं, उसका क्या मतलब हो गया, कि आपको कुछ, सच बात कुछ और थी, आप छुपाने के चक्कर में आप चुप रहे, तो इसको फ्रॉड बोला जाएगा भाइयों बहनों। और आगे क्या लिखा है, व्हेन साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, और जब चुप्पी का मतलब होता है हाँ, पर एक्चुअल में आंसर नो होना चाहिए था, पर आप चुप रहे, मतलब आपने वो कंफर्म कर दी चीज, तो तब भी इसको क्या मान लिया जाएगा, फ्रॉड। ठीक है, और कहते हैं रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू अ फैक्ट, जो चीज आप बताने की कोशिश कर रहे हो उससे रिलेटेड आपने कुछ चीज बोली या सामने रखी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले आपने वो बात रखी और आपको पता थी वो क्या है, फॉल्स है, झूठ है, और अगली पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने आप पे विश्वास करके क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। देखो ए ने झूठ मूठ बोल के ना, उसको पता था झूठ बोल रहा है, पर उसने छुपाया। ठीक है, और ऐसे दिखाने की कोशिश की सच है, ताकि सामने वाली पार्टी उस पर विश्वास करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। जब सामने वाली पार्टी हमारे झूठ के बेस पे और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रॉड। हेरा फेरी से आपने मनवा ली है दूसरी पार्टी। ठीक है, दूसरी पार्टी ने रिलाई किया, विश्वास किया, उनको धोखा मिला और लॉस भी हुआ दूसरी पार्टी, और इसके क्या हल है, वही वॉइडेबल है, जिसको नुकसान पहुंचा ये वॉइडेबल हो जाएगा, कैंसल भी कर सकते हैं, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि यार मुझे कर दो ये चीज जो आपने बोली। हाँ जी, समझ आ रहे हैं या नहीं, कि ऊपर से जा रहे हैं? हाँ जी बच्चों, यस बोलो मैम। बोलो बच्चों। ठीक है, अब इसमें एक्सेप्शंस क्या थे, इन द फॉलोइंग केसेस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल।
कहते हैं ऐसे कौन से केसेस है जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, मतलब जिसको नुकसान पहुंचे, कहते हैं आपके पास वॉइडेबल नहीं होगा ये, मतलब आपके पास नहीं ऑप्शन होगी कैंसिल कुंसिल करने की। कहते हैं अगर थोड़ी सी एफर्ट से, थोड़ी सी मेहनत करके आप क्या कर सकते थे, सच पता कर सकते थे, पर आपने किया नहीं, तो नहीं आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर। ठीक है, या दूसरी बात, ए ने जो झूठ बोला था उसके बेस पे उस पे विश्वास नहीं किया था सामने वाली पार्टी, तो ये दोनों केस में वॉइडेबल नहीं होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट, उसके पास ऑप्शन नहीं होगी कैंसिल कर। अगर या तो वो थोड़ी सी मेहनत करता, एफर्ट्स करता, उसको सच पता चल जाता, या दूसरा क्या था, उसने उसके झूठ के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया, झूठ पे विश्वास ही नहीं किया था उसने। तो आप बताओ फिर वॉइडेबल होना चाहिए नहीं, बताओ जरा, उसकी मर्जी चलनी चाहिए फिर, बोलो बोलो बोलो। हाँ जी बोलो बच्चों। नहीं चलेगी। बिल्कुल, जब भाई जिसको नुकसान हुआ है अगर वो थोड़ी सी मेहनत करता, उसको सारा सच सामने, झूठ सामने आ जाता, उसे नहीं की मेहनत, उसको नहीं मिलेगी ऑप्शन वॉइडेबल की, कैंसिल करने की और डैमेजेस क्लेम करने की। या दूसरा कि भाई जो ए ने झूठ बोला था उसके बेस पे नहीं, उस पे नहीं उसने विश्वास विश्वास किया था, ठीक है, तब भी कहते फिर क्यों उसको ऑप्शन दे हम वॉइडेबल वाले। ये चीज होगी हमारी। अब आगे क्या, चलो, मिस रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है, बता सकते हो? हाँ जी, हम बता सकते हो। फ्रॉड जानबूझ के करते हैं और मिस रिप्रेजेंटेशन जानबूझ के नहीं करते। हाँ हाँ बिल्कुल, फ्रॉड में जानबूझ के हेरा फेरी किया, आपको पता था झूठ है पर आपने छुपाया है, ऐसे दिखाया सच है। और यहाँ पे ना आपको सच में लग रहा होता है कि सच ही है, और आप वही चीज बताते हो, पर एक्चुअल में वो झूठ होती है, झूठी मतलब गलत होती है। आपको सच में लग रहा था वो सच है और आपने बताया वो, पर वो ठीक नहीं निकली। ठीक है, फ्रॉड में क्या था, आपको पता था झूठ है तब भी आपने बताया और ऐसे कोशिश की बताने की सच है, इसको हेरा फेरी बोलते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन में ये मंशा नहीं होती कि हमने सामने वाले का नुकसान पहुंचाना है, फ्रॉड में ये मंशा होती है कि नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो फॉल्स है would constitute misrepresentation and believes it to be true but which is not justified by information he possesses। कहते वो स्टेटमेंट जो कि वो विश्वास था उसको कि सच है पर वो ठीक नहीं निकली। When there is a breach of duty by person without intention to deceive, यहाँ पे धोखा देने की मंशा नहीं थी, ठीक है ना, और यहाँ पे जो भी किया उसने बड़ा इनोसेंटली किया, धोखे वाला बंदा नहीं था, ये फ्रॉड वाला बंदा नहीं। ठीक है, फिर आगे क्या है हमारे, ये आगे पॉइंट समझ में आपको फ्री कंसेंट के, बोलो जी यस बच्चों। सर। ठीक है, फिर आगे ये हमारे एग्जांपल है कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के, ठीक है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के। ठीक है, फिर अब हम आगे चलते हैं किस पे, मिस्टेक पे। अभी पीछे फ्री कंसेंट का देखा था ना, ऊपर कितने पॉइंट्स पढ़े अभी हमने, ये देखो, ये 4 पॉइंट्स पढ़ लिए थे फ्री कंसेंट वाले, इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। पर मिस्टेक के केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड होता है। ठीक है जी, कहते मिस्टेक मतलब गलती होगी, डिफाइंड एज इनोसेंट और ऑनियस बिलीव विच लीड्स द पार्टी टू मिसअंडरस्टैंड द अदर। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, गलती होगी। ठीक है, अब किस चीज की गलती, कहते मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ। हाँ जी बोलो, कहते इसका क्या मतलब है, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। कहते हैं अगर जिस कंट्री में आप रह रहे हो अगर आपको उसी कंट्री का कानून ही नहीं पता, तो आपको हम कोई फायदे फूदे नहीं देंगे फिर।
कॉन्ट्रैक्ट विल बी नॉट वॉइडेबल, और ना ही पार्टी के हाथ में होगा ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना। हाँ जी, समझ आ रहा है। तू कहते अगर आप जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री का आपको लॉ नहीं पता, तो फिर हम ये वॉइडेबल नहीं मानना जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट। आपको समझ के पढ़ के आना चाहिए। हाँ जी, समझ आया। यस मैम। पर कहते अगर बाय चांस आप इंडिया में रह रहे हो और किसी और देश का भी कानून अप्लाई हो रहा है, कहते वो नहीं पता आपको, तब हम क्या मान लेंगे, वॉइड मान। पर जहां पे आप रह रहे हो वहां के देश का तो कानून पता होना चाहिए, उससे नहीं आप बच सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट को वहां पे वॉइडेबल नहीं बोला जाएगा, कैंसिल नहीं कर सकता। हाँ, फॉरेन का है कोई कानून जो हमें नहीं पता, ठीक है जी, तो कहते तब हम क्या मान लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान, इनवैलिड। अच्छा, एक है बायलैटरल मिस्टेक और दूसरे यूनिलैटरल मिस्टेक। ऊपर हमने क्या पढ़ा था अभी, मिस्टेक ऑफ लॉ। कानून की कमी की वजह से कुछ गलती होगी, इंडियन लॉ नहीं पता था या फॉरेन लॉ नहीं पता। और दूसरे मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बायलैटरल और यूनिलैटरल, इसका क्या मतलब है। हाँ जी, बोलो जी। बायलैटरल मतलब दोनों पार्टीज की मिस्टेक, और यूनिलैटरल की एक पार्टी की मिस्टेक। बिल्कुल, बाय में मतलब जितनी भी पार्टी थी उन सबकी गलती थी, तो अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। यूनिलैटरल मिस्टेक मतलब एक ही पार्टी की गलती, ठीक है। और केसेस ऑफ बायलैटरल मिस्टेक मतलब अगर क्वालिटी के ऊपर बात आती है, एग्जिस्टेंस पे, आइडेंटिटी पे, टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है, इनमें से कुछ भी है, दोनों पार्टी को कुछ गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ मतलब उन्होंने कर दी गलती से, तो ये क्या बोला जाएगा, बायलैटरल। एक से हुई है तो वो यूनिलैटरल। हाँ जी, समझ आ गए बच्चों। यस मैम। तो वो याद है अभी हमने क्या किया, वो वाला कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एक हमने वो मेजर वाला पढ़ा था भाई, कि माइनर भी होना चाहिए, फिर माइनर से रिलेटेड कहानियां पढ़ी। फिर हमने क्या पढ़ा, हाँ जी बोलो, फिर क्या पढ़ा था हमने, बोलो, लिख के आए हो आंसर में, बेशक गलत लिखा था। क्या था, बोलो बोलो। हाँ जी, साउंड माइंड, इसके बारे में पढ़ा फिर हम। और कहते क्वालिफाइड होना चाहिए, नॉट डिसक्वालिफाइड। हाँ जी बच्चों, हो यहाँ पे, बोलो जी बोलो। ये देखो यस हमने मैम। क्या 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 पढ़ लिया, ये पढ़ लिया मेजर के बारे में, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड। फिर फ्री कंसेंट के बारे में पढ़ लिया। सब अपनी मर्जी से सहमति दे रहे हैं एक सेम टॉपिक पे सेम तरह से, उसको बोलते हैं फ्री कंसेंट। पर कोएर्शन मतलब जोर जबरदस्ती, धमका के, अनडिल से अपनी पोजीशन का रोप दिखा के। फ्रॉड मतलब जानबूझ के कुछ गलत चीज को सच बता रहे। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब भाई आपको सच में लग रहा था सच है, पर वो सच नहीं निकली है ना। फिर मिस्टेक देखा था, इनके केस में क्या है, वॉइडेबल। यहाँ पे क्या है हमारा, वॉइड। ठीक है, अब हम आगे ये दो टॉपिक्स पढ़ते हैं, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली वॉइड। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, कहते हैं जो भी ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन है, दोनों क्या होने चाहिए, लॉफुल होने चाहिए। हाँ जी, समझ आ गया आपको ये। शुरू करें कि नहीं, हो यहाँ पर सभी, बताओ जरा। यस कहीं मैम। और तो, चलो 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 फिर करते। कहते हैं कि लीगल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, ठीक है जी। और यहाँ पर कहते हैं कि अगर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट क्या है, लॉ के द्वारा मना किया हुआ है, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, बैन किया हुआ है, तो वो चीज आप कर ही नहीं सकते। जैसे डाउरी लेना वो परमिसिबल है ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं रहेगा।
आगे when consideration of objector of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of law। कहते हैं कोई ऐसी चीजें आप करने लगे हो, ठीक है, वैसे तो कहते करनी नहीं चाहिए, अगर करोगे तो क्या होगा, कानून को तोड़ा जाएगा, ऐसा समझा जाएगा, तो वो क्या होंगे, वॉइड माने जाएंगे। ठीक है, और कहते हैं अगर आप फ्रॉड वगैरह को प्रमोट कर रहे हो तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो जाएंगे, वॉइड माने जाएंगे। फिर हमने मतलब देख रहे हैं इंजरी का, मीन्स क्रिमिनल और रॉन्गफुल हार्म वगैरह। ठीक है, ये क्या पढ़ रहे हैं देखो हम एक बार फिर से, लीगल होना चाहिए ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन, कानून के द्वारा बैन नहीं होना चाहिए, और अगर वैसे बैन नहीं है, अगर करते हो तो वो बैन हो जाएगा, तो वो भी नहीं, आपके वॉइड रहेंगे फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट। और फ्रॉड को प्रमोट करने वाले एग्रीमेंट्स को हम वॉइड मानेंगे। फिर इंजरी का मतलब इधर देखा था कि या कुछ गलत होना, ये चीज होगी हमारी। फिर आगे के लिए व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल, भाई अब इमोरल मतलब यहाँ पर अनलॉफुल होना चाहिए। ठीक है जी, अब जैसे ये एक हमने वो डिवोर्स वाला एग्जांपल किया था इधर, मतलब अगेंस्ट द मॉरल्स एथिक्स ऑफ द पर्सन, वो नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन, सही होना चाहिए, एडुकेट, ठीक है, एग्जैक्ट ना हो बेशक। और कहते कंसिडरेशन जो भी आम जनता के हित के खिलाफ नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। हाँ जी, शशि, अभिनव, जसमीत, लक्ष्य, आ रहा है समझ यस में, मैम। लक्षित, चल। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा था अभी, कि लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन होना चाहिए। सिंपल इसका क्या मतलब देखा कि भाई अगर इलीगल है, अनलॉफुल है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, सिंपल ये बोल रहा है इधर। और फिर इधर क्या पढ़ा था हमने, हाँ, और कहते कंसिडरेशन ना अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, मतलब आम जनता के हित के खिलाफ नहीं होना चाहिए। पर ऐसे ना कहते एग्रीमेंट्स हैं जो आम जनता के हित के खिलाफ है, ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं, देखो पहला देखो कौन सा है ये, जो आम जनता के हित के खिलाफ है और वो वॉइड होंगे अग्रीमेंट। ट्रेडिंग विद एनिमी, भाई अगर आप अपने दुश्मनों से क्या करोगे, उनके साथ ट्रांजेक्शन्स करोगे बिना लाइसेंस वगैरह के, ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी जा रहे हो जो आम जनता के हित के खिलाफ है, इंडिया के खिलाफ। ऐसे वाले क्या हो जाएंगे, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड बने जाएंगे। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन याद है आपको, ये देखो लिखवाया भी था, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। भाई अगर हम ना दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले और ये बोल दे कि भाई जो भी कोर्ट में पड़ा है ना केस कुछ, तू क्या कर दे, उसको ड्रॉप कर दे, कैंसिल कर ले, विड्रॉ कर ले, वापस ले ले, और बदले में मेरे से पैसे ले ले, इसको बोलते हैं स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। मतलब अगर आप कुछ रोक लगाना चाह रहे हो, जो भी वहां पर केस बना, जो भी लॉ हुआ, जो भी वहां पर उन्होंने सजा सुनाई है, उसमें कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हो, मतलब आप क्राइम को क्या करना चाह रहे हो, छुपाना चाह रहे हो। हाँ जी, समझ आ गया। तो यहाँ पे स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब एक तरह से जैसे आप ना किसी के साथ अग्रीमेंट कर लेते हो कि भाई केस वापस ले ले, पैसे दे दे, पानी है इसमें? तो फिर थोड़ा ये वेट क्या करो हो यार। जाएगा, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वॉइड जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं बच्चों, बोलो बोलो बोलो। यस मैम। ठीक है जी, अच्छा एक ना हमने यहाँ पे किया था कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और अनकंपाउंडेबल ऑफेंसेस, ये कौन से थे याद है आपको, बोलो क्या थे, कंपाउंडेबल अनकंपाउंडेबल, याद है। कंपाउंडेबल मतलब वो वाले गुनाह, हाँ बोलो कि जो बोलो शशि। हाँ क्राइम, जो सीरियस क्राइम नहीं होते और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है जिनकी। हाँ, मतलब बिल्कुल ठीक बोला है, इसमें हम क्या बोलते होते हैं कि ना, जैसे हमारे एक्ट में इंडियन यहाँ पर क्या लिखा है, अंडर इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक लिस्ट बनाई हुई है ये वाले कानून ने,
अगर आपको याद है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में किए थे कोड, वहां पे उन्होंने एक लिस्ट बना के दी हुई है। कौन से ऑफेंसेस की लिस्ट? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ठीक है, जिसमें वो ऐसे गुनाह है कि जो आप ना पैसे देके खत्म कर सकते हो वो गुनाह। पर बाकी कौन से गुनाह? अनकंपाउंडेबल विच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। कंपाउंडेबल मतलब जो कॉम्प्रोमाइज करके हम चार्जेस वगैरह वापस ले सकते हैं, है ना, जो मर्जी। अनकंपाउंडेबल क्या होता है? विच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, जो वापस नहीं लिए जा सकते, सीरियस ऑफेंसेस, है ना। तो कहते हैं अगर यहाँ पर क्या है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को वापस लेने के लिए, है ना, जैसे हम कह रहे हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अगेंस्ट क्या हो गया, केस कर दिया, और हम दूसरी पार्टी को क्या कह रहे हैं कि भाई तू केस वापस ले ले, तू पैसे ले ले, तो क्या ये वाले भी माने जाएंगे पोस्ट पब्लिक पॉलिसी? बताओ, ऐसे वाले गुना जो कि कंपाउंडेबल है, जो कि वैसे भी वापस हो सकते हैं, अगर आपने एग्रीमेंट भी कर लिया किसी के साथ, तब वो वाले एग्रीमेंट पोस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होंगे। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पर। जनरली यही बोला है, अगर आप अग्रीमेंट कर रहे हो, पार्टीज में हो रही है अग्रीमेंट कि हम क्या करेंगे, पैसे देंगे तो केस ड्रॉप कर दे, तो वो तो सख्त क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और वॉइड हो जाएगा। पर कहते हैं अगर वो जो गुनाह है जो वापस लेने का आपने बोला है, वो अगर गुनाही कौन से कंपाउंडेबल है, तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होगा। ये समझ आया? बताओ सर। यस मैम। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं मेंटेनेंस एंड जेपटी। मेंटेनेंस एंड जेपटी मतलब, मेंटेनेंस मतलब जैसे एक बंदा दूसरे को कहते हैं यार मैं तेरे को ना पैसे दूंगा अगर तू सी के खिलाफ केस करेगा, है ना। मेंटेनेंस मतलब जैसे ए ने ना बी को कहा, ए ने बी को कहा तू ना सी के ऊपर केस कर दे, मैं तेरे को पैसे दूंगा। हाँ जी, समझ आया। और उसमें बी का कोई लेना देना यस नहीं था। मैम। ए ने ना बी को कहा कि तू ना सी के खिलाफ केस कर दे। इस चक्कर इसमें, इस बीच बचाले में, इसमें बी का कोई वो फायदा वो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। पर ए कहता पैसे दूंगा उसके खिलाफ केस करते, हो सकते ए और सी में राइवलरी हो, दुश्मनी हो, इसलिए वो ऐसा बोल रहा हो, पर बी को पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। और चैम्पटी क्या होता है? हाँ जी, चैम्पटी। हाँ जी, बताओ जरा। बोलो जी, बोलो। सपोज एक पार्टी के ऊपर केस हुआ है, दूसरी पार्टी ने जाके मदद कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी ना मदद करूंगा, ठीक है, और बदले में ना जो भी तुम्हारा केस जीत के जितना भी पैसा तुम्हें मिलेगा, है ना, उसमें से तुम्हारा हिस्सा भी हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? चैम्पटी। हाँ जी, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ जी बोलो, जाग रहे हो सभी? यस मैम। यस मैम। यस ठीक है। मैम। यस मैम। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब वापस लेना केस पैसे पूसे दे के। ठीक है जी। पर अगर कंपाउंडेबल वाले वो तो ले सकते हैं, वो वाले वॉइड नहीं मानेंगे फिर। ठीक है। मेंटेनेंस एम्प्टी मतलब, मेंटेनेंस मतलब हमारा उसमें कोई वो इंटरेस्ट नहीं था, पर हमने किसी के कहने पे पैसे मिल रहे थे, केस कर। चैम्पटी मतलब किसी के खिलाफ केस हुआ है, हम उसकी मदद कर रहे हैं, और बदले में क्या होएगा, पैसे उसे मिल जाएंगे। चलो जी, आगे चलते हैं। ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स, इसका क्या मतलब है, बता सकते हो? हम जो सरकारी ऑफिसर होते हैं उनको रिश्वत वगैरह देना। हाँ बिल्कुल, सरकारी ऑफिसर्स या पब्लिक सर्वेंट्स बोल दो। ठीक है, उनको रिश्वत वगैरह देना या पैसे कुछ देना या कुछ दे देना, ताकि वो क्या करे, अपनी सीट से रिटायर ले ले और उसकी जगह वो अपने किसी दोस्त मित्र रिश्तेदारों को सीट दे दे। ठीक है, या किसी ने अग्रीमेंट कर लिया कि मुझे पद्म विभूषण अवार्ड दिला दो, ठीक है, ताकि पब्लिक रिकॉग्निशन एक मिल जाए, तो वो भी वॉइड होंगे।
ये सारे क्या है एग्रीमेंट्स, ये वॉइड है क्योंकि आम जनता के हित के खिलाफ। ठीक है, आगे के एग्रीमेंट स्टैंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज। भाई आप अपना ही राज चलाना चाह रहे हो, आपने उसके लिए क्या कर लिया, एग्रीमेंट में एंटर हो गए, तो वो भी क्या आम जनता के हित के खिलाफ है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। जैसे वन पार्टी वन रूल, राज चलाना, वैसे नहीं चल सकता। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स, हाँ जी, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स, ये क्या मतलब है, शादी तोड़ने वाले एग्रीमेंट्स के क्या है ये, मैरिज ब्रोकरेज। ब्रोकर्स नहीं तो होते थे, मैरिज एजेंट्स। ब्यूरो वगैरह होते हैं। हाँ हाँ, ब्रोकर, ब्रोकरेज मतलब यहाँ पर, अच्छा जैसे वो कहते हैं ना एजेंट्स, उनको कमीशन मिलती है, ऐसे ब्रोकर्स को क्या बोलते हैं, जो ब्रोकर होते हैं ना वो एजेंट्स ही होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं एजेंट को कमीशन वगैरह मिलते हैं, ऐसे ब्रोकर को भी क्या मिलता है, कमीशन वगैरह, वो कमीशन को क्या बोलते थे, ब्रोकरेज। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, जैसे कई लोग विचोले बन जाते हैं, बीच में टल जाते हैं, है ना, शादी कराते हैं, पर अगर वो अग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं, लड़का और लड़की के बीच में, ठीक है, या किसी पार्टी के साथ एक बंदे ने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया कि हम तेरी शादी कराएंगे, बदले में इतने पैसे दे दे। भैया आम जनता के हित के खिलाफ है, किसी की शादी कराना वो तो एक भला काम हुआ, पर आप अगर पैसे ले रहे हो उसके बदले, तो वो चीज गलत। ठीक है, और कहते हैं जो मैरिज ब्यूरो वाले हैं, उनका तो ये धंधा है, वो नहीं हम इसमें कवर करेंगे। हम तो एक नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी को हायर कर रहे हो कि वो हमारे लिए लड़का या लड़की ढूंढ के दे, अग्रीमेंट में एंटर हो, तो वो आम जनता के हित के खिलाफ है, और अगर आम जनता के हित के खिलाफ है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो वो वॉइड हो जाए। और आगे के इंटरफेरेंस विद कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के साथ इंटरफेयर कर रहे हो और आपने उसके लिए मतलब कुछ भी पार्शियलिटी करवाना चाह रहे हो, जज को अपनी तरफ करना चाह रहे हो, खरीदना चाह रहे हो, ब्राइब करना चाह रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड होएगा। ठीक है, आगे के इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, जैसे an agreement by agent to receive without his principal consent compensation or another for performance of his agency is valid, invalid। भाई प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, तू मेरे भी यहाँ पे काम कर ले, अब एजेंट ने आगे कुछ और काम कर दिया बिना प्रिंसिपल से पूछे, ठीक है जी, तो वो क्या हो जाएगा, और उसको उसके ऊपर फायदा मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो दैट इज इनवैलिड। हाँ जी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस मैम, आ रहा है। और एक यस मैम। बंदे ने, ये देखो, और दूसरा एग्जाम्पल, एक बंदे ने दूसरे से ना पैसे ले लिए कि मैं जरा कॉन्ट्रैक्ट पास करवा दूं, उनका उसका तो काम ही यही था, तो ये वॉइड एग्रीमेंट होएगा। और क्या लिखा है, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, कहते हैं अगर कुछ हिस्सा, ये देखो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि तेरे को सामान देंगे, बदले में कहता कुछ पैसे दे दूंगा और साथ में कुछ ड्रग्स दे दूंगा। ठीक है जी, तो कहते हैं अगर तो ये सेपरेट हो सकते हैं तो ये वैलिड हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा, तो सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड मान जाएगा। हाँ जी, समझ आया, बोलो जी बोलो, बोलो बच्चों। यस मैम। यस मैम। अब लास्ट पार्ट है हमारा इस यूनिट का, क्या, वॉइड एग्रीमेंट। अब कुछ यहाँ पर ना लिस्ट डाउन क्यों है हमारे पास, कि कौन सी वाली यहाँ पर जो अग्रीमेंट्स हैं उनको वॉइड एग्रीमेंट बोला जाता है। एक ऊपर हम कौन सी लिस्ट पढ़ के आए हैं, कि जो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, आम जनता के हित के खिलाफ है, वो वाले एग्रीमेंट्स भी वॉइड होंगे। अब अलग से कुछ यहाँ पर मेंशन है पॉइंट्स, कि जो कि क्या होंगे, वॉइड मानी जाएंगे, इनवैलिड मानी जाएंगे, जैसे कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, मैरिज रोकने के लिए आपने किसी के साथ अग्रीमेंट कर लिया, तो दैट इज वॉइड। हाँ, अगर माइनर है, माइनर शादी कर नहीं सकते, अगर उसके खिलाफ है तो वो वॉइड नहीं होते। आगे के एग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ये हमने पहले भी किया हुआ है ना, उसमें भी किया था, पार्टनरशिप एक्ट में भी किया था। अगर आप कुछ किसी को लॉफुल काम या बिजनेस करने से मना कर रहे हो,
रोक लगा रहे हो और उसके लिए आपने एग्रीमेंट में एंटर किया है, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड माना जाएगा। आप किसी को काम करने से रोक नहीं सकते हो, ये किया हमने। आगे के एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये डाला था आपके पेपर में, ये वाला पॉइंट, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। भाई वो कानूनी कार्रवाई चल रही है, आपने किसी के साथ अग्रीमेंट कर लिया, उसके ऊपर रोक लगाने का। भैया आप क्यों दखल अंदाजी दे रहे हो कोर्ट के काम में? तो वो सारे एग्रीमेंट्स क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे, ये था। और इसके कुछ एक्सेप्शंस थे हमारे। एक्सेप्शंस क्या थे, किसी के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है और हम क्या किसके पास चले जाते हैं, आर्बिट्रेटर के पास, आर्बिट्रेशन के लिए चले जाते, सुलझाने के लिए चले जाते, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, और रिटर्न में होते हैं वो वाले। आपको समझ आई? कहते जरूरी नहीं हमने कोर्ट में ही जाना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कर सकते हैं लड़ाई झगड़ों का, तो वो वाले एग्रीमेंट्स वैलिड होंगे। आर्बिट्रेटर मतलब एक तरह से विचोला डाल लेते हैं बीच में हम, ठीक है, तो वो भी वैलिड रहे। हाँ जी, आ रहा है समझ में? बोलो जी बोलो। यस मैम। यस मैम। अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन, वो अग्रीमेंट जिसका मतलब ही नहीं पता चल रहा। कहते तेल खरीदना है, तेल कौन से वाले, उसके पास इतने हजारों तरह के तेल पड़े हैं, तो जब तक मीनिंग नहीं पता, अनसर्टन है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो वो वॉइड हो गया। फिर आगे के वेजरिंग अग्रीमेंट्स, शर्तें लगाना, है ना, वो वाले वेजरिंग अग्रीमेंट। ठीक है, जैसे वैसे वेजरिंग इसको बोल देते हैं, शर्तें लगाना, जुआ खेलना, वो सब चीजों, है ना। जैसे हम वेजरिंग अग्रीमेंट मतलब हम जैसे शर्त लगा रहे हैं कि ये चीज होएगी, है ना, तो हम तेरे को इतने पैसे दे देंगे। जैसे अगर सपोज कोई भी एग्जाम्पल ले लो, वो जैसे अगर इधर आ गया या इसमें रेन वाला एग्जांपल था। कौन से वाला? रेन वाला, अगर रेन होगी तो हाँ पैसे, अगर नहीं बिल्कुल होगी तो बिल्कुल, रेन वाला, बिल्कुल, है ना, रेन वाला एग्जाम्पल। बारिश हो गई, दोनों ने प्रॉमिस किया बारिश होगी तो तेरे को पैसे देंगे ये, ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेंगे पैसे। तो ये शर्त सी लगाना, ये क्या होते हैं, ये वॉइड होते हैं, ये वाले शर्तों वाले वेजरिंग अग्रीमेंट। और इसमें शर्तों में क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, इसमें एक बंदा दूसरे को प्रॉमिस कर रहा है, और कंडीशनल प्रॉमिस है किसी चीज के होने या ना होने पे, अनसर्टन है बारिश का होना नहीं। और दोनों पार्टीज है, दो पार्टीज है यहाँ पे, और इसमें एक पार्टी जीतेगी दूसरी हारेगी, और इनकी कॉमन इंटेंशन है दोनों की। और पार्टीज शुड हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट फॉर स्टे। उनको बारिश से वैसे असल में कोई मतलब नहीं है, वो तो बारिश का तो असली मतलब किसको होता है, फार्मर्स को होता है ना। इनको कोई मतलब नहीं था, कोई यूज नहीं था बारिश का, इनको तो बस अपनी शर्त से मतलब। तो इसेंशियल एलिमेंट्स है वेचर के, और ये भी क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। और कहते वेजर की तरह हमारे कुछ ना और भी यहाँ पर है अग्रीमेंट्स, ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, और वो भी क्या होंगे देखो, वॉइड माने जाएंगे। जैसे लॉटरी, लॉटरी टिकट्स वगैरह, लॉटरी ट्रांजेक्शन्स निकलती हैं, ठीक है, वो बोला हुआ है, लॉटरीज आर इलीगल एंड इवन कोलैटरल ट्रांजेक्शन्स विल बी इलीगल। लॉटरी वाली जो चीजें हैं वो भी क्या मानी जाएंगी, नॉट वैलिड, ये तो इलीगल है हमारी। हाँ जी, आ रहे बच्चों, जाग रहे हो कि नहीं? बोलो जी यस बोलो। मैम। यस मैम। इसमें कोई स्किलफुल नहीं है, नॉलेज नहीं है इसमें, बस पैसा लगाना है, लॉटरी लगानी। कहते हैं अगर सरकार ने भी अगर उसको सैंक्शन किया हो तब भी वो वेजरिंग ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ठीक है, और बस यहाँ पर क्या लिखे है, कहते द ओनली इफेक्ट ऑफ सच सैंक्शन, कहते हैं अगर सरकार के द्वारा, आपने देखा होगा कई बार सरकार भी निकालती होती है कुछ लॉटरी टिकट्स वगैरह, कहते हैं अगर सरकार ने सैंक्शन दिए ना तो उस बंदे को फिर सजा नहीं मिलेगी अगर वो वाली लॉटरी टिकट्स बेच रहा है, ठीक है, नहीं तो ये इलीगल है। और देखो क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशन, ठीक है, जैसे वो निकालते नहीं न्यूज़पेपर वगैरह में कॉलम सा निकालते होते हैं, तो वो भी क्या, दोज आर ऑल्सो वेजरिंग अग्रीमेंट्स। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइज कॉम्पिटिशन इन गेम्स ऑफ स्किल आर नॉट वेजर्स प्रोवाइडेड द प्राइज मनी डज नॉट एक्सीड 1000। क्या बोला हुआ है, अगर 1000 रुपए से ज्यादा, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्राइज कॉम्पिटिशन गेम ऑफ स्किल आर नॉट वेजर्स प्रोवाइडेड द प्राइज मनी डज नॉट एक्सीड 1000।
कि मैम क्या था अगर ये? जो प्राइस हाँ होगा वो अगर 1000 रुपए से नीचे का होगा तो वो वेजर नहीं माना जाएगा, अगर उससे ऊपर का हुआ तो वो वेजरिंग माना जाएगा। हाँ, मतलब ये क्या लिखा था, 1000 और <1000। ठीक है, तो उसको वेजरिंग नहीं बोला जाएगा। छुटपुट सी अमाउंट यहाँ पर एक रेंज दे दी है। ठीक है जी, क्या बोल दिया कि इसको, ये वेजरिंग वाली नहीं है, इसके ऊपर वाली है वेजरिंग वाली ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, मतलब आप क्या करोगे यहाँ पर, ये देखो एक बार ये पढ़ो ये वाला कॉलम। ये क्रॉसवर्ड पजल, पिक्चर कंपटीशन, एथलेटिक, प्राइजेस और अवॉर्डेड, है ना, जैसे वो कॉलम कॉलम फिल करते हैं, प्राइज वगैरह मिलते हैं हमारी स्किल के, इंटेलिजेंस के बेस पे। कहते हैं वो वैलिड है, वो वाली चीजें, वो कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, वो वैलिड है। पर कहते हैं प्राइज कंपटीशन एक्ट है, एक अलग से कानून है हमारा, जिसमें कहते हैं प्राइज कंपटीशन जो आपके स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है, वो वेजरिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, प्रोवाइडेड प्राइज मनी डज नॉट एक्सीड 1000। अगर आपको अपनी स्किल या नॉलेज अप्लाई करके हमारे को क्या मिल रहा है, हम कोई कंपटीशन में जीत रहे हैं और प्राइज मनी कितना है, 1000 है उससे कम, तो वो वैलिड है। उससे ज्यादा वाले तो क्या मानेंगे, आप तो जुआ खेल रहे हो एक तरह से ज्यादा पैसे। समझ आ रहा है आपको इसका लॉजिक? बोलो जी बोलो। यस मैम। ठीक है, फिर आगे चलते स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन। जैसे वो कहते हैं ना, किसी ने आज ट्रांजेक्शन कर ली, रेट आगे डिसाइड होगा। जैसे और भी ने ट्रांजेक्शन कर ली आज कि मैं तेरे को कार बेचूंगा, पर रेट कौन सा, जो 3 महीने बाद का हो। ठीक है जी। तो अब इसमें भी क्या करते हैं वो पार्टीज, आज के डेट पे जो वो रेट है और जो आगे की डेट पे जो रेट होगा, सेटल करती है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, एंड वो भी क्या होता है, एक तरह से गैम्बलिंग ही होती है। रेट बढ़ता है कम होता है उसके बेस पे वो क्या करते हैं, ये एक तरह से जुआ ही है, वॉइड है। हॉर्स रेस ट्रांजेक्शन, यहाँ पर क्या बोले, जो घोड़े वाली रेस वाली ट्रांजेक्शन है और उसमें जो प्राइस पेबल है टू द बेट विनर इज लेस देन 500 इज अ वेज। कहते 500 रुपए से कम आप जीत रहे हो तो उसको वेजनिंग अग्रीमेंट बोला जाएगा। ठीक है, और वेजनिंग अग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। और क्या बोला हुआ, ट्रांजेक्शन रिजेंबलिंग विद वेजरिंग ट्रांजेक्शन बट आर नॉट वॉइड। ये देखो, अभी ऊपर तक हम पढ़ रहे थे कि वेजरिंग वाले ट्रांजेक्शन वैलिड नहीं होते, मतलब वो वॉइड होते हैं। फिर हमने कहा कि कुछ उससे मिलते जुलते और भी, जैसे हॉर्स वाला देखा, स्पेकुलेशन वाला देखा, ये सारी चीजें पढ़ी ना हमने ऊपर, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल वगैरह, ये सब चीजें पढ़ी, इसमें दो लिमिट्स पढ़ी, 1000 और 500 की। अब कहते हैं कुछ ऐसे वेजरिंग की तरह है ट्रांजेक्शन, पर वो वॉइड नहीं है, मतलब वो नॉट वैलिड नहीं डिक्लेयर होंगे, वो वैलिड है। जैसे कि चिट फंड, चिट फंड का एक्ट भी हमारा कमिटियां डालते हैं, लोग चिट्स डालते हैं, जिसकी चिट निकली उसको पैसे मिल जाते हैं, वो वैलिड है। फिर कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स और शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, कहते हैं आप कोई भी अपना सामान देन लेन की ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जिसमें क्या आ रहा है, डिलीवरी ऑफ गुड्स और शेयर इंटेंडेड टू बी गिवन। कहते हैं आप कोई भी सामान खरीद रहे हो बेच रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हो बेच रहे हो, ये तो उसको वेजरिंग नहीं बोला जाएगा, वो वैलिड माना जाएगा। और क्या लिखा है, गेम ऑफ स्किल इन एथलेटिक कंपटीशन। भाई वो कॉम्पिटिशन्स जिसमें आप अपना स्किल, इंटेलिजेंस, नॉलेज अप्लाई करो, या एथलेटिक स्पोर्ट्स कंपटीशन, एथलेटिक वाला बोला हो, वो वैलिड है। ठीक है, नॉट वेजेस प्रोवाइडेड द प्राइज मनी डज नॉट एक्सीड 1000, ये हमने किया था, 1000 रुपए और उससे कम है तो उसको वेजरिंग नहीं बोला जाएगा। वेजरिंग नहीं बोला जाएगा तो वो वॉइड भी नहीं होंगे, वो वैलिड माने जाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, देखो हम प्रीमियम भरते रहते हैं, आगे जब कुछ होगा तब हमारे को वो पैसा मिलेगा, तो दीज आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और ये वैलिड। हाँ जी बच्चों, समझ आया है? बोलो जी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और वेजिंग अग्रीमेंट में डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक बार क्या पढ़े हमने इधर, एक हमने ये पढ़ा देखो, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मेजर साउंड माइंड नॉट डिस्क्वालिफाइड, इसके आगे आगे पॉइंट्स पढ़े देखो हमने। ये पहले माइनर के साथ जो अग्रीमेंट है सारे वॉइड होंगे कहते, उसके बारे में पढ़ा, और वो क्या क्या कर सकता है क्या क्या नहीं कर सकता।
कौन सी लाइबिलिटी है उसकी, कौन सी नहीं है, वो सारा पढ़ा इधर हमने। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट पे साउंड माइंड होना चाहिए, उसके बारे में पढ़ा। फिर कौन से लोग डिस्क्वालिफाइड है, उनके साथ नहीं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये फ्री कंसेंट, सब एक जैसा सोच रहे हैं एक टॉपिक पे, उसको बोलते हैं फ्री कंसेंट। फिर हमने कोएर्जन का पढ़ा, भाई जोर जबरदस्ती धमका के हम मनवा रहे हैं, वो क्या है हमारा, वॉइडेबल हो जाएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठा रहे हैं, ये किया हमने। उसके बाद कौन सा था हमारा पॉइंट, उसके बाद फ्रॉड था, जानबूझ के झूठ मूठ बोल के हेरा फेरी कर रहे हैं, गलत हार्म पहुंचाने के लिए, गलत हानि पहुंचाने के लिए दूसरे को, तो वॉइडेबल है। फोर्थ वाला क्या था, हाँ जी फोर्थ वाला मिस रिप्रेजेंटेशन, जानबूझ के नहीं, आपको लग रहा था सच्चे पर वो झूठ निकले, तो ये भी वॉइडेबल है। फिर लास्ट में हमने इसका फ्री कंसेंट का कौन सा टॉपिक पढ़ा, मिस्टेक। मिस्टेक लॉ का भी हो सकता है और पार्टीज का भी हो सकता है, वो पढ़ा हमने यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक शुरू किया यहाँ पर, कौन सा, कि ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन भाई लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो वॉइड माना जाएगा। ये चीजें पढ़ी हमने। फिर उसके बाद हमने कहा कि कौन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब आम जनता के हित के खिलाफ है, वो वॉइड है। जैसे ट्रेडिंग विद एनिमी, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, मेंटेनेंस चैम्पटी, ट्रैफिकिंग, है ना, पब्लिक सर्वेंट वाला, मोनोपोली वाला, मैरिज ब्रोकरेज, ठीक है, इंटरफेरेंस विद कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, ठीक है, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। हाँ जी, समझ आ रहा है कि नहीं आपको, बोलो। फिर ये वॉइड एग्रीमेंट्स, यस मैम। थर्ड थर्ड और लास्ट टॉपिक, 3 टॉपिक पढ़े हैं बस इसमें हमने। जो लोग क्वालिफाइड है, मतलब जो लोग कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर, उनके बारे में बारी बारी पढ़ा। फिर फ्री कंसेंट के बारे में पढ़ा। फिर वॉइड एग्रीमेंट्स कौन से, वो पढ़े हम। वॉइड एग्रीमेंट्स में कौन से पढ़े, मैरिज वाले, ट्रेड वाले, लीगल प्रोसीडिंग्स वाले, ठीक है, जिसका मीनिंग अनसर्टन है, वेजरिंग वाले। वेजरिंग कौन से होते हैं, वेजरिंग से मिलते जुलते कौन से, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल। भाई यहाँ पर 1000 या 1000 से कम है तो वेजरिंग नहीं माना जाएगा। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन जो आगे रेट पे डिपेंडेंट है, हॉर्स रेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, 500 या 500 से ज्यादा है तो उसको नहीं वेज माना जाएगा, वेजरिंग। फिर हमने कहा ये कुछ ऐसी वेजरिंग ट्रांजेक्शन है जो कि वैलिड है, चिट फंड वाली, आगे कमर्शियल ट्रांजेक्शन, शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन, स्किल यूज कर रहे हैं हम अपना कंपटीशन में, एथलेटिक कंपटीशन में, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। फिर ये डिफरेंस। हाँ जी, कहीं किसी का कोई डाउट पूछ सकते हो, आ गया समझ में सबको, बोलो जी बोलो। यस मैम। हाँ जी, शशि, अभिनव, लक्षित, लक्ष्य, जसमी, हाँ जी बोलो। यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो ये हमारा यूनिट 3 हो गया। पर बच्चों साथ में क्वेश्चन जरूर कर लो अपने कवर अप, ठीक है, जॉन जॉन सी भी रिवीजन कर रहे हैं उसके अपने क्वेश्चंस भी कवर करते जाओ। ठीक है, मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।